हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पंचायत। अभी रिसेंटली इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और अभी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आज। तो आप देख रहे हैं पंचायत, ये पार्ट आपका 9 में आता है और जो इसके आर्टिकल्स हैं वो है आपके 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक। तो देखते हैं इसका गठन कहाँ से हुआ था, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। तो सबसे पहले आपकी आती है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि आपकी 1957 में आई थी। इस कमेटी ने बोला था, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए देश के अंदर। ठीक है, और वो किस तरीके से होना चाहिए? इन्होंने बोला था एक तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए जो कि आपकी विलेज लेवल पर होनी चाहिए, और जो इसके इन्होंने बोला था इसके चेयरमैन होने चाहिए आपके सरपंच साहब। दूसरी इन्होंने बोली थी पंचायत समिति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पर, और इसके चेयरमैन होने चाहिए ब्लॉक प्रमुख। तीसरा इन्होंने बोला था जिला परिषद होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इसके चेयरमैन इन्होंने बोला था जिला परिषद, वो सॉरी जिला प्रमुख। ठीक है, ये इन्होंने रिकमेंड की थी कि इस टाइप से 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। बलवंत राय मेहता जी ने बोला था ये 1957 में। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज एट नागौर ऑन 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान जो था वो सबसे पहला राज्य बना था जिसने पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया था, अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। और कहाँ किया था? वो किया था आपका नागौर जिले में। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नागौर याद रखिएगा, पूछ लेगा कब किस जगह किया था, और एक ही डेट याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। और सेकंड नंबर पे किया था आंध्र प्रदेश ने, इन्होंने किया था 11 अक्टूबर, सेम उसी साल को किया था 11 अक्टूबर 1959 को 1959 को किया था इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने 2 अक्टूबर ही डेट क्यों चूज की थी? इसके पीछे रीजन था कि डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 है जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल है, और गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे ही वो चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो इसी बिहाफ पर 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, इसलिए 2 अक्टूबर को इधर जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, उनका जन्म हुआ था, उसी दिन इसको इम्प्लीमेंट किया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं दूसरी कमेटी जो आई थी। दूसरी कमेटी आई थी अशोक मेहता कमेटी 1977। इसने क्या कहा था? इसने कहा था 2 टायर सिस्टम के बारे में। एक होना चाहिए जिला परिषद, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। इसने कहा था जिला परिषद और इसने कहा था मंडल परिषद। इसने कहा था 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 टायर सिस्टम कमेटी कौन लेकर के आया था? तो वो था अशोक मेहता कमेटी, 1977 में लेकर के आए थे। इसी इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं तीसरी कमेटी जो कि है आपकी जीवी के राव कमेटी, 1985 में ये आई थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था विकास के लिए जिला परिषद को नोडल एजेंसी के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, विकास को जिले के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर सकते हैं आप लोग। इन्होंने किसने कहा था? ये कहा था जीवी के राव कमेटी ने 1985 में। लिख देता हूं यहाँ पे, प्रपोज्ड जिला परिषद, एक मिनट, टू एक्ट एज द नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, नोडल एजेंसी के तौर पर आप काम कर सकते हैं विकास के लिए जिला परिषद में। ठीक है, उसके बाद अगली कमेटी देखते हैं हम लोग, एल एम सिंघवी कमेटी
1986 में आई थी। इस कमेटी ने क्या कहा था, ये वो कमेटी थी जिसने ये बोला था कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा पंचायती राज को मिल गया तो ये पूरे देश में लागू करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, पूरे देश में एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अभी तो ये लोग अपने खुद से कर रहे थे, जहां इनको लग रहा था कि हाँ हमें करना चाहिए, तो ये लोग अभी खुद कर रहे थे। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक बार आ गया तो इनको फिर सभी पूरे देश में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। क्योंकि डीपीएसपी में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं लिखा था कि कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने किसने कहा था? इन्होंने कहा था, इसको मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टू रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज। ठीक है, ये कहा था एलएम सिंघवी कमेटी ने। ठीक है, 1986। और इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने ये भी कहा था न्याय पंचायत भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए हर गांव के अंदर। ठीक है, न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर अ विलेज। ठीक है, अगली कमेटी देखते हैं। अगली कमेटी आती है, वो है हमारी थुंगन कमेटी और गडगिल कमेटी। ये आई थी आपकी 1988 में। एक बार ना इनकी ये डेट वगैरह याद कर लेना, कभी इनका लोग क्या नाम है ऑर्डर पूछ ले कि किस किस ऑर्डर में ये आई थी। ठीक है, तो थुंगल और गडगिल कमेटी इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो भी मेंबर होंगे जितने भी इसके, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तीनों लेवल के ऊपर, जो आपका ऊपर मैंने 3 लेवल बताए थे ना, जिला परिषद, ब्लॉक और आपका डिस्ट्रिक्ट पर, उन तीनों के अंदर जो उनके मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, जैसे कि हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। और इन्होंने एक चीज और बोली थी, इन्होंने इसका जो टर्म दिया था, इन्होंने बोला था कि इसका टर्म जो है वो आपका 5 साल का होना चाहिए। ये भी इन्होंने ही बोला था गडगिल कमेटी ने। और इन्होंने ये भी बोला था कि SC ST एंड वुमेन को रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, SC ST और इनको, और क्या नाम है, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से शुरुआत होती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिस वक्त हमारे देश में सरकार चल रही थी PV नरसिम्हा राव की। उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे PV नरसिम्हा राव, एच नरसिम्हा राव। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि इस अमेंडमेंट ने मैंडेटरी कर दिया पंचायती राज को इस देश, हमारे देश के अंदर। ठीक है, और मैंडेटरी के साथ साथ मतलब पूरे देश में इसको लागू कर दिया, और इसको उठा करके डाल दिया एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट 9 में। और आर्टिकल आते हैं आपके इसके अंदर 243 से लेकर के 243 ओ। पार्ट 9 में इसको रख दिया, और आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ, और एक नया शेड्यूल ऐड कर दिया गया, न्यू शेड्यूल, वो था आपका 11 नंबर। 12वां जो था आपका वो म्युनिसिपैलिटी था, वो देखेंगे बाद में। और इसके साथ साथ इसके अंदर इन्होंने 29 फंक्शंस भी दिए जिन पर पंचायत काम करेगी। ठीक है, वो आपके मतलब इस तरीके से, एग्रीकल्चर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पीने का पानी, रोड हो गए आपके, हेल्थ हो गई, इन चीज़ों पर पंचायत जो है काम करेगी। इस तरीके के टोटल 29 फंक्शंस इनको दिए थे। ठीक है, ये था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से पूरे देश के अंदर ये लागू हो गई थी। और इसके अंदर एक चीज़ और है, ये 1992 में तो ये हुआ था, लेकिन ये एनफोर्स्ड कब हुई थी, लागू कब हुई थी? ये हुई थी हमारी एनफोर्स्ड ऑन 24 अप्रैल 1993। और आपको पता होगा कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम लोग शुरू करते हैं इसके आर्टिकल्स के बारे में। पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 243, जो कि कहता है डेफिनेशन के बारे में। किस चीज की डेफिनेशन कहता है? ये कहता है विलेज की, पंचायत की, ग्राम सभा की, मतलब इनकी डेफिनेशन बताता है कि ये है क्या। ठीक है, किसकी? विलेज हो गया, विलेज हो गया, और आपका ग्राम सभा हो गया, ठीक है, पंचायत, इनको बारे में बताता है कि ये है क्या। ठीक है, डेफिनेशन देता है इनकी। उसके बाद आता है 243A, ये कहता है ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा के पास में क्या क्या पावर और क्या क्या फंक्शन है विलेज लेवल पर काम करने के लिए। ठीक है, ग्राम सभा के पास पावर और फंक्शन की बात करता है एट विलेज लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 243B, जो कि कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। इस बी से याद रखिएगा, बी से मतलब होता है बनाना, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भी होता है किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना। इसने ये बोला था कि जो आपकी पंचायत है वो हर गांव के अंदर एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोली थी। 3 टायर पंचायत सिस्टम जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था, वो हर गांव के अंदर एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही थी, अगर कहीं पर भी आबादी 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो उस जगह पंचायत समिति बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, 3 चीज थी, एक तो विलेज था, एक डिस्ट्रिक्ट था, और एक ब्लॉक लेवल पर था। तो ये जो मतलब आपकी पंचायत समिति बनाने की बात हो रही है, ये आपकी ब्लॉक वाली बात हो रही है। अगर आपकी 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, 20 लाख पॉपुलेशन नहीं है, तो आप उस जगह पंचायत समिति नहीं बनाएंगे। ठीक है, वहां सिर्फ विलेज लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम चलेगा। ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ एक बार। सॉरी, कहाँ गया? ये रहा पंचायत समिति दूसरे नंबर पे। ठीक है, पहले पे ये आपको दिख रहा होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये आप नहीं बनाएंगे अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो। ठीक है, वहां पर सिर्फ ग्राम पंचायत, विलेज वाली और जिला वाली से काम चल जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके एग्जाम्पल भी हैं, एक गोवा है और सिक्किम इसके हैं। ठीक है, वहां पर क्या है कि नहीं होता है। ठीक है, गोवा और सिक्किम, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका गोवा, सिक्किम। ठीक है, पॉपुलेशन आपकी लेस देन 20 लाख, तो आप क्या नाम है, पंचायत समिति नहीं बना सकते। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 243C, जो कि कहता है आपका कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ये कहता है कि जितनी भी सीट्स हैं पंचायत की, वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल की जाएंगी। मतलब हम लोग खुद वोट करेंगे उनके लिए, जो पंचायत की जितनी भी सीट है। ठीक है, फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और ये कहता है कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपके चेयरमैन जो चेयरपर्सन होते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरपर्सन जो है आपके, एक मिनट, जो आपके चेयरपर्सन है वो, जो आपके चेयरपर्सन है ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जैसे आपका प्रधान जो आपकी आपके जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, उस तरीके से हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ खाली वोट करेंगे पंचायती राज के इलेक्शन में, उनके लिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे, पंचायत के जो मेंबर है। और बाकी जो इनके चेयरपर्सन होंगे वो यही लोग चुनेगा। और इनको चुनेगा कौन? जो पंचायती समिति के मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच साहब होते हैं। वही लोग इसको चुनेंगे, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन को। ठीक है, सरपंच साहब जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन को वही लोग चुनेंगे, क्योंकि हम लोग उनको वोट देंगे और वो लोग उनको वोट देंगे। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, तो हम लोग MP MLA इन लोगों को वोट हम लोग देते हैं, उससे चुना जाता है
मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री साहब, लेकिन यही लोग मिलकर के वोट देते हैं, जिनको हम चूज करते हैं वही लोग वोट करते हैं किनके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर। और एक चीज और याद रखिएगा, अब आप कहेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, तो ग्राम पंचायत के जो चेयरमैन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये चूज करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ग्राम पंचायत पर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यह चूज करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आपकी विधानसभा। इज इट क्लियर। यार हिंदी इंग्लिश ना मैं दोनों में मतलब समझा तो मैं पूरा देखो हिंदी में देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग मतलब ये ना बोले कि यार ये मतलब क्या है कि यार आदमी इंग्लिश में सब कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। ठीक है, मैं दोनों चीज़ों में समझा देता हूँ, हिंदी में भी, वरना समझा तो मैं पूरा हिंदी में ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगले आर्टिकल पर चलते हैं, जो है आपका आर्टिकल नंबर 243 डी। डी से याद रखिएगा, डी से होता है डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, और उसी से याद रखिएगा रिजर्वेशन ऑफ सीट, की सीट्स का रिजर्वेशन। एक सेकंड रुकिएगा जरा, गेट खोल रहा था, आवाज आ रही थी बाहर से, हवा चल रही है। ओके, हाँ तो हम कहाँ थे, हम थे आर्टिकल 243 डी पर, रिजर्वेशन ऑफ सीट। डी, डी से क्या था, डिप्रेस्ड क्लास, और डी से ही आपका, डी वाले में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो इसके अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट में क्या था कि आपका एससी और एसटी के लिए उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन देना है। एससी एसटी को रिजर्वेशन देना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देना है, और साथ में 1/3 रिजर्वेशन देना है आपको, रिजर्व करनी है सीट। 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। इसमें याद रखिएगा कि अभी 106 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के अंदर दोनों में वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और ये अभी मतलब लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी 106 जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ऐसा हुआ है। लेकिन जो आपकी लोकल बॉडीज थी उनके अंदर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पहले से ही था। याद रखिएगा, अगर ये स्टेटमेंट में पूछ ले तो ये याद रखिएगा कि लोकल बॉडीज में पहले से था, और जो अभी आपके लोकसभा और विधानसभा में है वो अभी लागू हुआ है, वो अभी अमेंडमेंट में आया है, और लागू होगा ये 2029 में इसको लागू करेंगे। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा वाला 1/3 फॉर वुमेन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले के ऊपर। अगला आर्टिकल है आपका 243 ई। ई से ऐसे याद रखिएगा, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई, और इसी से याद रखिएगा ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायत का ड्यूरेशन कितना है, जो पंचायत का ड्यूरेशन भी है आपका 5 साल का। ठीक है, पंचायत का ड्यूरेशन आपका 5 साल का है। अगर ये डिजॉल्व नहीं होती है, अगर ये डिजॉल्व हो जाती है, तो इसका जो इलेक्शन है वो विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ इसका री इलेक्शन होगा। और ये री इलेक्शन तब होगा अगर आपका मान लीजिए कि 5 साल का टाइम पूरा होने वाला है, मतलब 6 महीने नहीं बचे हैं, 6 महीने से कम समय बचा हुआ है। ठीक है, क्या नाम है इसका, टाइम टेन्योर खत्म होने में, उस टाइम पर अगर ये डिजॉल्व हो जाती है तो आप री इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय बचता है तो आप इसका री इलेक्शन करवाएंगे। मान लीजिए कि 2 साल हुए, 2 साल में ये डिजॉल्व हो गई, तो आप इसका री इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अगर आपका 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है तो आप इसका री इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि जितना समय बचता है, जैसे मान लीजिए कि 5 साल के लिए चुनी गई, 2 साल तक चली, फिर ये 2 साल बाद डिजॉल्व हो गई, तो बचा कितना टाइम, 3। तो ये नई आपकी पंचायती राज सिस्टम जो नया बन के तैयार होगा, जो दोबारा से री इलेक्ट किया जाएगा, जो इलेक्ट किया जाएगा नया वाला, वो बचा कुचा टाइम ही पूरा करेगा। मतलब वो 3 साल के लिए ही रहेगा। ये नहीं है कि अब यहाँ से दोबारा से 5 साल उसको मिलेंगे, वो रिमेनिंग टाइम जो है उसका वही पूरा करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर।
चलते हैं हम लोग अगले की तरफ, वो है 243F। एफ से याद रखना फेल, और एफ पर ये है आपका 243F के ऊपर ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ये कहता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कोई भी एक नियम बना सकता है किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है, कि इस मेंबर को हमें डिस्क्वालीफाई करना है पंचायत से। अब वो किस तरीके से, वो किन चीज़ों पे नियम बना सकता है, अगर उस आदमी ने, अगर उस इंसान ने कोई अपराध किया हुआ है, ठीक है, या फिर वो बैंक करप्ट है, ठीक है, दिवालिया घोषित हो चुका है, इस तरीके से अगर कोई इंसान है, तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक हमारा लॉ बना सकती है ऐसे लोगों के लिए कि इनको भाई मेंबर नहीं बनाना है, ठीक है। और इनकी मिनिमम एज याद रखिएगा, जो इनकी मिनिमम एज होती है वो आपकी 21 ईयर होती है, ठीक है, 21 साल, ठीक है। प्रधानमंत्री की 25 होती है। अगला आर्टिकल देखते हैं 243G। जी से याद रखिएगा, जी 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 जिनके पास गन होती है भाई, पावर है, जी से गन, और गन है तो पावर है, ठीक है। भाई आपके पास में गन है, सामने 4 लोग खड़े हुए हैं यार, कोई बोलेगा नहीं भाई, सबको पता है भाई पावर है यार, गोली मार देगा, ठीक है, जी से गन। तो 243G कहता है कि पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या क्या पावर दे रखी हैं अथॉरिटी को, उस क्या क्या पावर, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हैं पंचायत को, ये क्या आता है 243 का जी। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या क्या पावर दे रखी हैं, ठीक है, इनको, और क्या क्या उनकी अथॉरिटी है, क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम होगा वो सारा का सारा स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्या नाम है, इनके पंचायत के अंदर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ही पावर देती है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ यही प्रोवाइड कराती है कि भैया आपको इन चीजों की पावर है, आप ये काम कर सकते हैं। आर्टिकल 243H देखते हैं, पावर टू इम्पोज टैक्स। एच से याद रखिएगा, एच से होता है हमारा हाउस, और हाउस पर हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, ठीक है, हाउस टैक्स देते हैं, वहीं से याद रखिएगा पावर टू इम्पोज टैक्स। इसके अंदर क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत को पावर दे देती है कि अगर आप चाहते हैं तो कहीं पर टैक्स लगा सकते हैं, कहीं पर जैसे टोल प्लाजा है वहां पर आप अपना टोल पर टोल लगा सकते हैं, वहां पर टोल में फी ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे गांव देहात वगैरह में कचड़े वगैरह वाला आता है, कूड़े वगैरह उठाने वाला, तो वो लोग अगर पंचायत के उसके एरिया में वो आता है तो वो चाहे तो वो वहां पर उनसे पैसा भी ले सकती है कूड़ा वगैरह उठाने का। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर देता है पंचायत को कि आप टैक्स ले सकते हैं, टोल वगैरह अभी आप ले सकते हैं। तो यही चीज है इसके अंदर, आप टैक्स, फीस हो गई किसी चीज की, ठीक है, आप टोल, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ये पावर देती है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर पावर देती है किसको, पंचायत को। अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल है 243I। अब आई से याद रखिएगा, आई से होती है आपकी इनकम, और उसी से बन जाएगा, इनकम है तो भाई फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस और इनकम एक ही चीज होती है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नर टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होता है वो गवर्नर को रिकमेंड करेगा कि जो मतलब पैसा है जो भी है वो हमें किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी लोकल बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारी पंचायत है और जो हमारी म्यूनिसिपलिटी है, इनमें किस तरीके से उस पैसे को बांटना है। ये कौन करेगा रिकमेंड, गवर्नर को रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड टू गवर्नर, टू गवर्नर, ठीक है, क्या करेगा कि जो पैसा है किस तरीके से आपको बांटना है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट, एक मिनट, डिवाइड बिटवीन लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका 243 का आई। अगला देखते हैं 243 जे। अब जे से क्या है, जांच, और इसी के अंदर आपका ऑडिट। अब भाई जांच होगी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत।
जो पंचायत के खाते हैं उनकी जांच होगी। पंचायत के खातों की जांच होगी। ठीक है, अब देखते हैं 243 का के। ये कहता है इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायत का इलेक्शन के बारे में कहता है। तो ये कहता है कि जो पंचायत का इलेक्शन होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। ये कहता है ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत शुड बी कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पंचायत का इलेक्शन कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन आपका लोकसभा हो गया, ठीक है, आपकी राज्यसभा हो गई, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और आपकी क्या होती है परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, प्रेसिडेंट हो गए आपके, और आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए। इनका इलेक्शन कराता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका कराता है, स्टेट कराता है पंचायत का। ठीक है, और इसके गवर्नर को जो है क्या नाम है, सॉरी, इसके कमिश्नर को अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर स्टेट के। ठीक है, स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो क्या नाम है कमिश्नर होते हैं उनको गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, और इनको करते हैं कौन, ठीक है, स्टेट के, लिख देता हूं मैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाई, कौन करते हैं, गवर्नर स्टेट के। और याद रखिएगा इसके करते हैं प्रेसिडेंट। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, वो है आपका 243L। ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कि यूनियन टेरिटरी की क्या क्या एप्लीकेशन है। इसके अंदर ये है कि यूनियन टेरिटरी में जो पंचायती राज के जो आपके प्रोविजंस हैं, मतलब जो आपकी अप्लाई होती है पंचायती राज यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो बिल्कुल सेम नहीं होती है जैसे और राज्यों के अंदर होती है। ठीक है, और गाँव में होती है। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, तब उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ यूटी, यूनियन टेरिटरी जो पंचायत है के जो प्रोविजन है आपके सेम टू सेम, मतलब अप्लाई नहीं होते हैं, सेम टू सेम अप्लाई नहीं होते। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन करके होते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करके अप्लाई होते हैं। हिंदी में लिख दिया है, कभी कुछ लोग कहें कि हिंदी में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखना, दिल्ली आपका ओनली एक अकेला ऐसा ही यूटी है आपका जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है। ठीक है, दिल्ली इज ओनली यूटी वेयर पंचायत नॉट वर्क। मेन ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट्स तो मतलब आप लोग खुद भी बना सकते हो, और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको मार्केट में मतलब कहीं भी बुक्स मिल जाएंगी, सब में लिखा मिल जाएगा, लेकिन मेन है कि यार समझ में आना चाहिए, दिमाग क्लियर होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, वेयर पंचायत नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं 243M, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। ऐसे कौन से पार्ट हैं जिन पर ये हमारा पंचायती राज अप्लाई नहीं करता है। तो कुछ पार्ट हैं, पार्ट कौन से हैं, पार्ट 9 जो है आपका, ये पूरा पंचायत जो है पार्ट 9। ठीक है, ये आपका कौन से वो पार्ट है इन पर अप्लाई नहीं होता है, तो वो आपके याद रखिएगा, वो है आपके नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, और आपके मतलब कुछ पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज ऑफ मणिपुर। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और आपके मणिपुर के कुछ हिली एरियाज हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं करता है आपका। ठीक है, क्योंकि वहां पे अपने उनके खुद के कुछ अपने गवर्नमेंट के खुद के नियम कानून है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्राइबल्स एरिया है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये आप लोग हम अपने तरीके से काम करें, हम लोग खुद यहाँ के
जो चीज़ों को जानते हैं, तो हम लोग अपनी खुद के तरीके से काम करेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 243N, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड एंड पंचायत। ये क्या कहता है? मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। हिंदी में इसका मतलब है मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये कहना है इसका कि जो 73वां आपका संविधान में से संशोधन हुआ था पंचायत को लेकर के, उससे पहले कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने पंचायत को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, जैसे कि राजस्थान था, आंध्र प्रदेश था, अभी आपने देखा था। तो उसके बाद में जब 73वां संशोधन हुआ तो इन्होंने ये बोला कि उससे पहले जिन्होंने अपने राज्य में संविधान पंचायत को इम्प्लीमेंट कर दिया है, वहाँ जो नियम कानून है वो उसी तरीके से चलेंगे जब तक अगर वो राज्य नहीं चाहता है। अगर वो राज्य चाहता है तो उनके अंदर बदलाव करने हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। ये है आपका आर्टिकल 243N। ठीक है। 73वें संविधान के बाद में पूरे देश में लागू हो गया था ये, लेकिन उससे पहले जिन राज्यों की इच्छा थी उन्होंने खुद से किया था। ठीक है। 243O, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। ये कहता है कि कोर्ट जो है मतलब आपका इंटरफेयर नहीं करेगा पंचायत की, मतलब किसी भी चीज में। तो उसकी सीट्स हो गई, जो सीटों का उसका मतलब बंटवारा होता है, आवंटन होता है, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो क्षेत्र है, उसमें कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। वो जो चाहता है वो खुद कर सकता है। उसमें अगर कोई करेगा तो वो है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। विधानसभा कर सकती है, लेकिन कोर्ट इन चीजों में कोई मैटर नहीं करेगा। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा पंचायत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर उसकी मतलब सीटों का जो बंटवारा है, या सीटों का बंटवारा, सीटों का जो आवंटन है, सीटों का आवंटन। ठीक है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। इसी के साथ हमने पंचायत पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है। और अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो यार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी जितना हो सकता था मैंने अच्छे से पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। आप नोट्स वगैरह तो मतलब आप खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है। बाकी नोट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरे। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।